बात करने जा रहे हैं कि आरबीआई की ओर से जो बैंक हैं उनमें कंपनियों के जो अकाउंट हैं, खासतौर पर मैं कहूं कि करंट अकाउंट है, उनको लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई के नए ऑर्डर के मुताबिक अब कंपनियों को उस बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवाना होगा जिससे वो कर्ज ले रहे हैं, और कर्जदाता की कंपनी के कैश फ्लो के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम से 5 से 50 करोड़ रुपए तक के लोन वाले उपभोक्ताओं को करंट अकाउंट सिर्फ कर्जदाता बैंक ही खोल सकता है या वहीं पर खुलने चाहिए। नॉन लेंडिंग बैंक ऐसी कंपनियों में सिर्फ कलेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ पैसा आएगा। तो आखिर ये बदलाव क्यों किया गया है और इस कदम के मायने क्या है, इसका मकसद क्या है, और क्या इस कदम के साथ वो मकसद पूरा होता नजर आएगा या फिर आरबीआई को इसके साथ कुछ और मजबूत कदम उठाने की जरूरत होगी, और मौजूदा समय में सिस्टम क्या है और उसके नुकसान हमने बैंकिंग सिस्टम में क्या रहे हैं, ये भी समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों से। हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर अरविंद वर्मानी हैं, जो कि चेयरमैन है एग्रो फाउंडेशन। बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर केपी कौशिक हैं, प्रोफेसर हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एनआईएफएम से, सर स्वागत है। और रमेश सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देना बैंक, सर आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं रमेश जी आपसे करना चाहूंगा कि जो ये नया कदम है आरबीआई का कि जो भी कंपनियां हैं और जो कर्ज ले रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो करंट अकाउंट है उसी बैंक में खोल सकती है जहां से उन्हें कर्ज मिला है या कर्ज ले रही है, दूसरे अकाउंट से नहीं। मौजूदा जो क्लॉज हैं उसके तहत क्या खामियां या क्या चिंता थी इसके जरिए या जिसको कम करने के लिए आरबीआई ने ये कदम बढ़ाया है? जी हाँ, सबसे पहले तो बता दूं कि जो भी कंपनियां इस समय आज के डेट में कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अपने बैंक से ले रही है, किसी भी बैंक से ले रही है, वे और कहीं पे भी करंट अकाउंट खोल ही नहीं सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा, क्योंकि देखा गया ऐसे नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस आज इशू की, ये 1994-95 से चल रही कि कोई भी बैंक कहीं से कर्ज लेता है तो उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए वे उसी बैंक के साथ में सारा डीलिंग करे। लेकिन होता यह था कि कैश क्रेडिट और वर्किंग कैपिटल लोन, जिसे हम कहते हैं कि अपने बिजनेस के रोज के चलने के लिए जो लोन लिया है, रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोसेसिंग करना, बना के बेचना, उसके सेल प्रोड्यूस को लाना, उन सब के लिए जो लिमिट किसी एक्स बैंक ने दी तो वहाँ से तो उसने लोन ले लिया। लेकिन जब उसको इसका मिसयूज करना हो, पैसे निकाल लेने हो और कहीं पे डाइवर्ट करने हो, तो एक करंट अकाउंट और कहीं पे खोल के सारे सेल प्रोसेस को उस जगह पे जमा करके निकाल लेता था, और जो कि उसका जो रोजमर्रा का जो खाता किसी बैंक में था वहां पे वो रखने के बजाय पैसे निकल लेता। जब ये अनुशासनहीनता शुरू हो गई तो रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस पहले भी इशू की थी। उन्हें कहा था कि भाई आप लोग जब भी कोई बैंक आपके पास करंट अकाउंट खोलने के लिए आता है तो आप पहले छानबीन कीजिए, अगर वो कहीं पे भी कोई लिमिट एंजॉय कर रहा है तो उस बैंक से पहले एनओसी लीजिए, उसके बाद में अकाउंट खोलिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाता था, खास करके सरकारी बैंकों से जो भी लिमिट लेते थे वर्किंग कैपिटल की, टर्म लोन की, और बाद में ये जो बोरोवर थे वे किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में या और कहीं पे भी जाके खाते खोलकर पैसे निकाल लेते थे और यहाँ पे अकाउंट एनपीए हो जाता था। और दूसरा ये भी होता था कि जब वो उसके बैलेंस शीट देता है बैंक के पास में, तो अपने सेल्स टर्नओवर दिखाता था 50 करोड़ के, लेकिन मैं उस 50 करोड़ के सेल्स टर्नओवर को तब जस्टिफाई कर पाऊंगा अपने बैंक में जहाँ पे मैंने लिमिट दिया कि जब मैं देखूं कि उसके सेल्स टर्नओवर की जो क्रेडिट इनफ्लो है, उसके जो सेल प्रोसीड्स है, उस एक्सटेंट तक उसके 5-10% की वेरिएशन में वहां पे अकाउंट में जमा हुए। वैसे होता नहीं था, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अल्टीमेटली एक बहुत ही आई शुड से कि मैंडेटरी करना पड़ा कि जो भी बैंक के पास से वो सीसीओडी लिमिट ले रहा है, अब वो कहीं पे भी करंट अकाउंट नहीं खोलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर उसने टर्म लोन लिया हुआ है, दूसरी लिमिट ले रहा है, तो वो अपने उस बैंक के 10% से ऊपर जहाँ पे भी एंजॉय कर रहा है वर्किंग कैपिटल, पूरे अपना लिमिट जो लोन लिया है कहीं से भी, तो उसको सिर्फ कलेक्शन अकाउंट दूसरी जगह खोलेगा और बाकी सारे पैसे कलेक्शन अकाउंट से होके इस एस्क्रो मैकेनिज्म में वहां पे आएगा, ताकि सारे बैंकों को उसके बाद में टर्म लोन के इंस्टॉलमेंट साइडिंग से पेमेंट कर सके। ये वो मुख्य उद्देश्य था, ताकि इसका मिसयूज ना हो फैसिलिटी का। ओके कौशिक सर, जो वित्तीय मैं कहूं कि अनुशासन की बात होती है पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम में, और कंपनियों के लिए जिस तरीके के रेगुलेशन हमने देखे हैं
आरबीआई ने और सरकारों ने तय किए और उसका उल्लंघन बहुत ज्यादा होता रहा है। अब जबकि आरबीआई ने इसे मैंडेटरी कर दिया है, किस तरीके से देखते हैं इस पतले सकरे गलियारे को जिसका दुरुपयोग कंपनियां करती रही हैं, और इन नए कदमों से क्या वो पूरी तरीके से बंद होगा? देखिए, इसमें रमेश जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो रेगुलेशन है ये बहुत नया नहीं है, पहले भी ये रेगुलेशन था। आजकल अगर हम बैंकिंग क्षेत्र में देखें तो बैंकिंग क्षेत्र की अपनी कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का अर्थ है कि ऐसे लोग जिनको कि बैंक उधार दे देता है पैसा और वो अपने पैसे को लौटाते नहीं या समय से ब्याज नहीं देते। अभी पीछे भी समाचार पत्रों में आया था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक बहुत बड़ी चिंता है। दूसरा, जैसे ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ती हैं तो फिर फ्रॉड्स भी काफ़ी होने लग जाते हैं। फ्रॉड बहुत बड़ी चिंता है। कुछ लोग विदेश चले जाते हैं और इस सब का अल्टीमेट जो असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो करदाताओं पे ही पड़ता है। इन सब को रोकने के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है। इस कदम से दो बातें मुख्य रूप से हमें दिख रही हैं। पहला कि बैंक जब मान लीजिए किसी को लोन देता है तो वो लोन अब करंट अकाउंट में ना डिपॉजिट किया जाए, भले ही उसी बैंक में हो, वहां पर भी करंट अकाउंट में डिपॉजिट ना किया जाए, बल्कि क्या किया जाए कि अगर किसी व्यापारी ने कोई मशीन खरीदनी है तो मशीन जिससे वो खरीदेगा उसी को सीधा चेक दे। अन्यथा क्या होता था, लोन लेने के बाद अगर उसी बैंक में भी है तब भी वो उसमें करंट अकाउंट में उसको डालकर, चालू खाते में डालकर और उस पैसे का दुरुपयोग किया करते थे। दुरुपयोग का मतलब वो उस कार्य के लिए नहीं करते थे जो कार्य या जिस कार्य के लिए बैंक ने उन्हें वो पैसा दिया। दूसरा क्या था कि लोन देने के बाद बैंक की कोई मॉनिटरिंग ही नहीं थी। बैंक को कुछ पता ही नहीं लगता था कि कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। अब जब एक अकाउंट, इसमें एस्क्रो अकाउंट का भी प्रावधान है और ये जो कहा गया है कि करंट अकाउंट उसी बैंक में होना चाहिए ताकि बैंक मॉनिटर कर सके कि जो हमने पैसा दिया है वो पैसा खर्च हो रहा है या जैसे उसने अपनी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी थी, क्या उस हिसाब से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ओके, हाँ जी, मैं सर इस पर एक चाहूंगा कमेंट विरमानी सर का। विरमानी सर, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि कंपनियों की ओर से बोरोइंग की जब बात होती है और बैंकों की ओर से जब लेंडिंग की बात आती है और काफी ज्यादा केसेस इस तरीके से आए, एनपीए साल दर साल बढ़ते रहे हैं, ऐसे में एक एक करके कई सारे कदम आरबीआई ने उठाए हैं। ये जो मौजूदा कदम है, क्या वाकई ये फुल प्रूफ करेगा कुछ सिस्टम को, या थोड़ा सा कहीं इसमें मैकेनिज्म को सुधारने की गुंजाइश नजर आती है? देखिए, जो एनपीएस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जनरली। एक तो होता है जिसने किसी बिजनेस के लिए लिया है, उसमें बिजनेस का कोई प्रोजेक्शन था, सेल्स वगैरह इनपुट्स का, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कोयले के प्राइसेस बढ़ गए या उसने जो डिमांड प्रोजेक्ट की थी वो नहीं आई, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया तो वो फेल हो गया, वो एनपीए बन गया। तो ये तो लेजिटिमेट चीज़ है। और दूसरी चीज़ है जो जिसको दिमाग में बंदे को पहले से ही फ्रॉड था कि मैं इस चीज़ में अपने बिजनेस में डालने के लिए नहीं ले रहा पर कुछ और करना चाहता हूँ, शायद कोई शेयर खरीदने हैं या मतलब बिल्कुल इलीगल चीज़ भी नहीं हो सकती पर कुछ और चीज़ विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द लोन जो लिया है। तो इसका पर्पस यही है कि बैंक के पास
इंफॉर्मेशन ज़्यादा आसानी से मौजूदा हो, ताकि एटलीस्ट टू बेटर एक्सटेंट, ये नहीं है परफेक्शन कोई चीज़ नहीं है, पर जो ब्लेटेंट मिसयूज़ जिसको साहब बता रहे थे फॉर्मर ईडी, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया, अगर किसी और प्राइवेट बैंक या किसी और बैंक में चला जाता था तो इतना इंफॉर्मेशन लेना इतना आसान नहीं था। एक्चुअली प्रॉब्ली इनको पता होगा कितना मुश्किल होता होगा, पर अपने ही बैंक में अगर वो सारी इंफॉर्मेशन है कि चेक किसको गया है, किस चीज़ के लिए गया है, तो उसकी मॉनिटरिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो डेफिनेटली इससे हेल्प होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, पर यह बात नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कई मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे पिछले 5 साल में फ्रॉड जो निकले हैं, कई तो सालों के साल चल रहे थे। तो एक तो होता है कल्पेबिलिटी, इंटरनल सिस्टम्स ऑफ बैंक्स, वो हमने पहले भी शायद डिस्कस किया होगा आपसे। तो कई लेयर्स ऑफ ऑडिट होते हैं, तो वो सब चीज़ों पे आरबीआई एक्ट कर रहा है। पर ये एक और इंस्ट्रूमेंट है, एक और पॉलिसी है जिससे वो सारा स्ट्रक्चर, जिससे उनको समझ आया है कि फ्रॉड्स होते हैं, उसको क्लोज करने के लिए, उसको थोड़ा ज़्यादा मुश्किल बनाने के लिए ये एफर्ट जारी चल रहा है। रमेश जी, क्योंकि इस फैसले के साथ जैसे मैंडेटरी किया गया है, कंपनियों की दलील ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि एक्स बैंक के ब्रांचेस या बैंक उनके नियर अबाउट है, जहां के साथ उनके खाते चल रहे हैं, और जहां से वो कर्ज लेते हैं, कई बार वो बैंक बहुत दूर होता है या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे, मैं कहूँ कि इलाके में होता है। ऐसे में वो कहते हैं कि उनके लिए दिक्कत हो सकती है कि जो नियर बाय बैंक है, अगर आप वहां नहीं खोल सकते, वहां पर सिर्फ कलेक्शन के लिए आप खोल सकते हैं। ये कितना वाकई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नजर आती है, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर भी एक एक्सक्यूज, एक बहाना सिर्फ भर रही है? ये चीजें अगर आज से 10 साल 15 साल पहले कही जाती उसको मैं मान लेता था, क्योंकि तब ये था कि अगर एक मेरे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बोरोर हूँ, उस कैश क्रेडिट लिमिट लिया हूँ मुंबई से, और मैं सब सेल्स वगैरह करता हूँ आसाम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अगरतला में, और वहाँ पे मेरी ब्रांचेस नहीं है, और वहाँ के जो पेमेंट करने थे वो लोग चेक इश्यू करते थे, और वो चेक फिर यहाँ से मुंबई आएगा, फिर कलेक्शन को फिजिकली जाता था, से कुछ प्रॉब्लम हुआ करता था, 15 दिन 20 दिन कलेक्शन के लगते थे। अब वो नहीं रह गया। सारे बैंक वाले जो है, सारे बैंक वाले लगभग 100% लोग सीबीएस पे आ चुके हैं, चेक ट्रांसैक्शन सिस्टम आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सिस्टम अवेलेबल चुकी है, एनईएफटी अवेलेबल है, आरटीजीएस अवेलेबल है। तो आज के डेट में किसी कंपनी का, किसी बोरो का ये कहना कि ये मुश्किल है, ये गलत है। हाँ, अब यह हो सकता है कि मेरी ब्रांच वहाँ पे नजदीक में ना हो, तो कलेक्शन अकाउंट खोल के कम से कम उस कलेक्शन अकाउंट के ऊपर मेरे ब्रांच के साथ में लिंक कर दिया जाए, ताकि शाम को या इंटरवल रखे 4 दिन 5 दिन के बाद में जो भी उसमें क्रेडिट्स आएंगे वो सारे पैसे यहाँ पे आए, ताकि पूरा चेक रह सके। ओके, और क्या एस्क्रो अकाउंट के साथ इसकी गुंजाइश कम हो जाती है कि जो कर्ज ली हुई रकम है उसका दुरुपयोग नहीं होगा? देखिए, एस्क्रो अकाउंट के अंदर जो बैंक होते हैं, जब नॉर्मली हम जब टर्म लोन लेते हैं, जिसका इंस्टॉलमेंट हर महीने रेगुलर आना चाहिए, तो उसका वो कहीं पे और पैसे मिसयूज नहीं कर, इसके एस्क्रो अकाउंट में एक सारे फंडिंग होती है, वहाँ से सारे इंस्टॉलमेंट का, और जो मेन बैंकर कंसोर्शियम लीडर बैंक होता है वो सारे बैंकों को उसका पेमेंट कर देता है। और साथ साथ में एस्क्रो अकाउंट के अंदर ये भी मैकेनिज्म सही है, जैसे अभी कलेक्शन के अकाउंट सारे पैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ से प्रॉपरली हर बैंक को पैसे बटेंगे, तो जो लिमिट जहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है वहाँ पे उसके बराबर देखा जाएगा। और सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक जो चलता था कि जब हम पूछते थे कि भाई उसके बैलेंस शीट में देखा कि उसका टर्नओवर दिखा रहा है 100 करोड़ का, और मेरे पास सीसी लिमिट जो ली हुई है वहाँ पूरे क्रेडिट सबमिशन जो पैसे आए हैं वो 55 करोड़ आए। फिर वो एक्सक्यूज था, सर मैंने क्या किया था कि मैं वहाँ पे मेरी ब्रांच नहीं थी, तो मैंने वो उधर खोल के ये अकाउंट में उसका करंट अकाउंट का स्टेटमेंट देता था, तो ये बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब चूंकि जीएसटी भी आ चुका है, बहुत सारे पेमेंट डिजिटल पेमेंट के थ्रू करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से करने हैं, आरटीजीएस से करने हैं, ये चेक काफ़ी आ जाएगा। और अब ये करंट अकाउंट जो है और कहीं पे नहीं खोलेगा, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उस पर्टिकुलर बोरोर के लिए होगा, ताकि हम देख सकेंगे वो जेन्युइनली काम कर रहा है और कहीं पे मिसयूज नहीं हो रहा है। ओके, विरमानी सर, मैं थोड़ा सा इस तस्वीर के बड़े प्रारूप में आना चाहता हूं कि अगर इन तरह के तमाम स्टेप्स को समझें तो साफ तौर ये है कि जो कर्ज ले रही हैं कंपनियां, उसका सही इस्तेमाल करें, दुरुपयोग न करें,
और जो एनपीए हो रहे हैं खाते उनको रोका जाए। और जैसा कि आपने कहा बहुत अहम है कि दो तरह से एनपीए, एक तो मंशा पहले से ही खराब है, फ्रॉड की है लोन लेते वक्त, और दूसरा है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव के बाद आपको घाटा हो रहा है। जिस तरीके से हाल के कुछ मैं कहूँ कि तिमाही में स्टेप्स लिए गए हैं और एनपीए जिस तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या आरबीआई के लिए ये अभी भी सबसे बड़ी चिंता है और हम इसका कोई हल या इसकी दवा मैं कहूँ कि या फिर इसका ओवरहॉलिंग उसकी तरफ मजबूती से बढ़ रहे हैं या नहीं? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, पिछले मैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र था जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये दोनों चीज़ें हुई हैं, क्योंकि एक बड़ा बूम आया था तो बहुत सारे लेंडिंग हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा था, पर एकदम क्राइसिस आ गया। तो क्वेश्चन था उस तरफ उस टाइम से एडजस्ट करना शुरू कर देना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ, अब वो पॉलिटिक्स वगैरह में तो नहीं जाना चाहता, पर उसका ऐसे बना कि वो एवरग्रीनिंग लेंडिंग चलती रही, तो उससे वो और बढ़ता गया एनपीए। तो उसका असर उस वक़्त वो सारा छुपा हुआ था। तो ये जब रिफॉर्म शुरू हुए, अब 214 के करीब, खास करके जब रघुराम राजन बना था और उसने थोड़ा प्रेशर दिया और फिर गवर्नमेंट ने आईपीसी पास की एट्सेट्रा, तो ये सारे उभर के आ गए। तो एक तो जिसको कहते हैं हम लेगेसी प्रॉब्लम, तो एक तो ये थी लेगेसी प्रॉब्लम। दूसरा 2019 में थोड़ा स्लो डाउन हुआ और उसके ऊपर से ये पैंडेमिक लग गया है। पर आरबीआई को अब एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो कई वहाँ पे काम करते थे वो सब वहाँ पे हैं, तो उनको पता है कि पिछली बारी क्या हमने गलतियाँ की थी। तो प्रॉब्लम तो है ही सही, पैंडेमिक में कई लोगों को घाटा हुआ है, उसको कई फेल भी होंगे, एनपीएस बढ़ेंगे, बट द क्वेश्चन इज़ कि हमें अब इस तरह डील करना पड़ेगा कि जो जेन्युइन केसेस हैं उसका रेजोल्यूशन हो जाए और फिर हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर ये रेजोल्यूशन नहीं होगा और फिर एक जिसको कहते हैं सिर के ऊपर, सिस्टम के सिर के ऊपर ये बोझ पड़ा रहेगा, तो ग्रोथ पे इसका बहुत नेगेटिव असर हो सकता है। तो ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो आरबीआई प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब कोविड के बाद तकरीबन नॉर्मलाइजेशन होगी, समझो इस साल के एंड तक या अगले साल, तो हम तैयार हों। जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, वो सब तैयार हों कि उसका हम फिर से हायर ग्रोथ पाथ पे जा सकें। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से देख रही है कि क्या क्या कमियां रह गई हैं, जो इस वक्त जब हम अभी भी लो एक्टिविटी पे चल रहे हैं, टाइम है लोगों के पास सोचने के लिए, करने के लिए, तो ये सिस्टम इन प्लेस करने, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको देखूंगा कि आरबीआई अब देख रहा है कि क्या क्या गैप्स रह गए हैं और चाहे छोटा हो बड़ा गैप हो उसको फिल करें। ओके, प्रोफेसर कौशिक, दो चीजें समझना चाहूंगा दर्शकों के नजरिए से भी, कि एक तो ये कि जिस तरीके से एनपीए, मैं कहूँ कि जब 2008 के बाद जब मंदी और उसके बाद हमने देखा, उस वक्त ये टर्म बहुत ज्यादा चर्चा में आया, लोगों के जहन में आया, और धीरे धीरे ये टर्म, ये शब्द बड़ा होता चला गया। बुक रूल्स के लिहाज से इसके बड़े होने के पीछे के क्या कारण दिखते हैं भारतीय इकोनॉमी में, और वर्ल्डवाइड अगर कोई फॉर्मूला या कोई ऐसा रास्ता नजर आता हो जिसके जरिए इसको रोका जा सका हो या कम किया जा सका हो? देखिए, अगर बहुत पीछे जाऊं मैं, तो एक समय ऐसा भी था बैंकिंग उद्योग में कि बैंकों को अपनी एनपीए बताने का अधिकार नहीं था, क्योंकि इससे जो ट्रस्ट है जनता का वो कम ना हो जाए। पर ये बात ठीक है कि एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये कैसे कम किए जा सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। मेरे विचार से जो पहला तरीका है वो है संस्कार। संस्कार का मतलब हम सिटीजन्स को, अपने ऑफिसर्स को, अपने उद्योगपतियों को, सबको ये बताएं कि गलत काम करने का लॉन्ग टर्म में उसके इम्प्लीकेशन गलत ही होते हैं। और ये काम काफ़ी सरकार कर भी रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो एथिक्स है
गुड गवर्नेंस है, ये विषय अब हमने पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दूसरा, डर। अगर डर है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को कितनी जल्दी सजा मिलेगी, मेरे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जितना वो डर होगा उससे भी एनपीएस बढ़ेंगी, कम होंगी। पर ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये दूसरे प्रकार की एनपीए हैं जो कि श्री अरविंद विरमानी जी ने बताया था। पहले प्रकार की एनपीए जो कि बिजनेस फ्लक्चुएशंस के कारण या किसी और के कारण होती हैं, उनको भी रोका जा सकता है, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिनसे कि व्यक्ति अपनी पोजीशन को हेज कर सकता है। जब मैं कहता हूं पोजीशन को हेज कर सकता है, इसका मतलब है कि जैसे कार ली तो आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, इसका मतलब आपने अपने रिस्क को, कार चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो हेज कर लिया। तो ऐसे ही डेरिवेटिव मार्केट में बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन का जो उद्योगपति है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ऐसी सेवाएं आजकल जो फॉरेन बैंक्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को दे रही हैं, और यही कारण है कि फॉरेन बैंक्स के पास जो परसेंटेज ऑफ करंट अकाउंट है वो ज़्यादा है और परसेंटेज ऑफ लेंडिंग कम है, जबकि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी परसेंटेज ऑफ लेंडिंग ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ करंट अकाउंट कम है। करंट अकाउंट बैंक के लिए एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा मतलब लाभदायक स्थिति है कि अगर कोई करंट अकाउंट आ जाए, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ता। अन्यथा सेविंग अकाउंट पे आजकल लगभग 2.75 के दर से जो ब्याज है वो देना पड़ेगा। तो मेरे विचार से जैसे जैसे समय आगे अच्छा आएगा तो निश्चित रूप से एनपीएस कम होंगी। तो मेरे विचार से ये दो मुख्य सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बस जल्दी से बोलूँ, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इंटरनेशनली एक्सपीरियंस है कि कोई बोरोवर जो होता है एक बार ही गलती करता है तो उस पर और गलतियाँ ऐड करता जाता है कि मतलब तो अर्जेंट रिकग्निशन, क्लियर रिकग्निशन ऑफ एनपीए, और उसमें बैंक को बीच में आके अगर कुछ सुधार मिल के हो सकता है उसको जल्दी करना इज़ बेटर देन कि भाई पोस्टपोन करते जाओ और होप करो कि भाई सब ठीक हो जाएगा, साल में ठीक हो जाएगा, 2 साल में। तो इंटरनेशनल ये एक्सपीरियंस है ये कि बहुत कम ऐसे अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हमने सीखी हैं, वो डिटेल्स आपको ईडी साहब बता सकेंगे कि वो नॉर्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा वो सब आस्ते आस्ते टाइटन किए हैं और उससे ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। पर ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली ये बीच में कोविड का आ गया है, इसको तो झेलना पड़ेगा, सेपरेटली झेलना पड़ेगा। पर नॉर्मल टाइम्स में ये नॉर्म्स वगैरह अब टाइटन हो गए हैं, इससे एनपीएस का फायदा आगे नजर आएगा। ओके रमेश सर, एक आखिरी मैं चाहूंगा कि क्योंकि हम जब दो तरह के एनपीए की बात कर रहे हैं तो दर्शकों के लिए समझाना भी बहुत जरूरी है कि जो खाते खोले गए और पहले से ही मंशा लोन चुकाने की नहीं बल्कि लोन लेकर उसका दुरुपयोग करने की थी, इनकी संख्या टोटल लोन में कितने परसेंटेज के आसपास रही होगी, और जब इनकी वापसी की बात होती है तो इनके डिफॉल्ट का जो रेशियो है वो कितना कम या ज्यादा है? देखिए, ऐसे तो किसी ने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन जहां तक हम लोगों का एक असेसमेंट देखा जाए रियली, तो अगर आप मान के चलिए कि इस समय जिस समय सिस्टम के अंदर जब वो 2015 दिसंबर में अपना एसेट क्वालिटी रिव्यू निकाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तभी सारे एनपीए बाहर आ गए। तो उनको अगर हम मान के चले कि 10 से 12 लाख करोड़ का जो एनपीए डिक्लेयर हुआ है 95,000 करोड़ के क्रेडिट के सामने, तो 10% में से जो 10-12 लाख करोड़ के जो थे उसमें से फ्रॉड के रूप में काफ़ी कम निकले। आज के डेट में इसको मान के चलना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि मे भी ऐसे लोग 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के मानसिक इंटेंशन रख के चलते हैं। रमेश सर ने सही कहा था कि उनको हम हेल्प करते चले गए, ग्रीनिंग करते चले गए। उस समय का जो बैंकिंग मैनेजमेंट था सोचता था कि भाई अगर ये इसको थोड़ा मदद दीजिएगा तो शायद ये
निकल जाएगा। लेकिन जैसे कि उस समय जाके इकोनॉमी 2008 की क्रैश आई, फिर टेलीकॉम सेक्टर है, कोल सेक्टर है, इन सब पे जो दिक्कतें आ गई, उसके चलते भी कुछ अकाउंट एनपीए हो गए जेन्युइन रीजन के ऊपर, और कुछ गलत भी हुआ है। इसको हम लोग मान के चल सकते हैं कि 5 से 10% के ऐसे लोग जो ऐसे मानसिकता रख के चलते हैं कि बैंक से पैसे लेने बातें भरने नहीं है, जिस पे आप अब डेफिनेटली कुछ चेक तो जरूर लगेगा। ओके, और उम्मीद करते हैं कि जब आरबीआई एक एक करके